जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके बाद हम जी बात करते हैं आर्टिकल 17 की, जो कि रिलेटेड है कम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ़ विटनेसेस से। एक तो हमने कम्पिटेंस आर्टिकल 3 में डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, और फिर उसकी एक्सेप्शंस हमने डिस्कस की कि एनी पर्सन हु कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, or he or she could not give rational answers to those questions due to multiple reasons, including tender age, extreme old age, disease of body, disease of mind, or any other reason of same kind, that person would be incompetent to testify. अब उसके बाद फिर से बात आर्टिकल 17 में कम्पिटेंस और नंबर ऑफ़ विटनेसेस की हम कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं। द कम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। एक तो कम्पिटेंस की बात हमने आर्टिकल 3 में की, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। एक तो वो क्वालिफ़िकेशंस अप्लाई होंगी विटनेसेस की कम्पिटेंस को जानने के लिए कि क्या वो शख्स एक अहल विटनेस है या नहीं है, और उसके साथ साथ आर्टिकल 17 भी अप्लाई होगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाएगा कि वेदर इट इज़ ए कम्पिटेंट विटनेस और एन इनकम्पिटेंट विटनेस। तो 17 में जो बात देखने वाली है वो ये है कि किसी भी मामले में, किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी केस में, सूट में, प्रोसीडिंग्स में कितने विटनेसेस चाहिए। क्या एक विटनेस काफ़ी होगा, दो काफ़ी होंगे, तीन काफ़ी होंगे, ठीक है ना जी। इस बात को डिटरमिन करेगी हमारी कुरान और सुन्नत, ठीक है जी। इस बात का फ़ैसला कुरान और सुन्नत के प्रिंसिपल्स को सामने रख के किया जाएगा कि किस केस में कितने विटनेसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law in matter pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by two men or one man and two women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be led accordingly. अगर मामला है फाइनेंशियल नेचर का, उसमें कोई मॉनेटरी एलिमेंट शामिल है, किसी चीज़ की, लैंड की, हाउस की, प्लॉट की, व्हीकल की सेल का, परचेज का मामला है, रेंट का मामला है, टेनेंसी है, मॉर्टगेज है, बेलमेंट है, श्योरिटी है, ट्रस्ट है, और गिफ्ट है, इसी तरह से ग्रांट है, या कोई भी ऐसा मामला है जिसमें फाइनेंशियल एलिमेंट शामिल है, या कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस का जिक्र है, कोई भी ऐसा काम है जो कि मुस्तकबिल में एक शख्स ने दूसरे के लिए करना है या दोनों ने एक दूसरे के लिए करना है, जैसा कि किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है, किसी घर की कंस्ट्रक्शन है, किसी रोड की कंस्ट्रक्शन है, कोई ग्रेन्स हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज में उनको प्रिजर्वेशन की है, कोई एग्रीमेंट है, या कोई कार्गो है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की एक जगह से दूसरी जगह, या कोई इंटरनेशनल डिलीवरी है बाय शिप या बाय एयर। तो
ऐसे तमाम मामला जिनमें कोई फ्यूचर या फिनंशियल ऑब्लिगेशंस का ज़िक्र हो और जिनके लिए कानून ये रिक्वायर करता है कि फॉर दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स दे विल ओनली बी कॉल्ड एन एग्रीमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट दे आर रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए राइटिंग। उनके लिए ज़बानी कलामी बात जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन राइटिंग मौजूद हों, रिकॉर्डेड हों, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में उनको लिखा जाए। और उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो जो इन राइटिंग जो डॉक्यूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट मस्ट बी अटेस्टेड बाय दी 2 मेल विटनेसेस। उनके लिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि जी 2 मर्द गवाह उनको अटेस्ट करें, या अगर 2 मर्द गवाह मौजूद नहीं तो 1 मर्द और 2 औरतें उसको अटेस्ट करें। ठीक है ना। तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे तमाम मामलात जो हैं उनके हवाले से अब एविडेंस देने की बात आएगी तो उनके लिए एविडेंस का मेयार भी यही होगा जो कि डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के हवाले से होगा। जिन विटनेसेस ने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया होगा उन्हीं विटनेसेस को कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट की अथेंटिसिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा और वही उसके हवाले से गवाही देंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है फ्यूचर और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिनके लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट ये है। इसके अलावा जितने भी मामलात हैं जो कि आम तौर पर जहाँ मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं, वो आम तौर पर पैटी इश्यूज़ या समटाइम्स कंसिडरेशन के हवाले से उनकी वो वेटेज नहीं होती। कोई भी छोटी मोटी नौइयत के मामलात हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स दूसरे के साथ एग्री करता है कि हम दोनों इकट्ठे हज पे चलेंगे या हम दोनों इकट्ठे यूरोप की सैर पे चलेंगे, तो ऐसे तमाम मामलात जिनमें मनी मैटर शामिल नहीं, उनके लिए जो है वो एक शख्स, एक मर्द की गवाही वो भी काफ़ी होगी, या एक औरत जो है उसकी गवाही भी काफ़ी होगी। या अगर एक मर्द और एक औरत की गवाही अवेलेबल नहीं तो जो एविडेंस भी अवेलेबल है वो भी एडमिजिबल होगी। तो ये जी कॉम्पिटेंस और नंबर ऑफ़ विटनेसेस के हवाले से बात हो गई आर्टिकल 17 में। इसको रिप्रोड्यूस इसने रिप्लेस किया था आर्टिकल 134 को ऑफ एविडेंस एक्ट, जो था नो पार्टिकुलर नंबर ऑफ़ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। 134 में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ विटनेसेस रिक्वायर्ड नहीं था। ये एक अमेंडमेंट आप कह लें कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत आर्टिकल 17 जो है ये इनोवेशन है हमारी, ये एक एडिशन है इसमें, और 134 इसमें डिलीशन है। 134 के मुताबिक कोई स्पेसिफिक नंबर रिक्वायर्ड नहीं था, 17 के मुताबिक रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो इस तरह से जी आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेसेस के हवाले से। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम रेलिवेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एविडेंस जो है वो सिर्फ फैक्ट इन इशू के बारे में या रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में दी जा सकती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है हमारा ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि इन वेरिइंग सर्कमस्टांसेस हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स कैन बी कंसीडर्ड एज रेलिवेंट फैक्ट एंड हाउ एविडेंस कैन बी ऑफर्ड इन ऑर्डर टू प्रूव और डिसप्रूव दैम। तो इसमें आर्टिकल 18 से स्टार्ट करते हैं। Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. वही बात जो मैंने पहले की कि एविडेंस सिर्फ 2 तरह के फैक्ट्स के बारे में दी जा सकती है जी। एक तो फैक्ट इन इशू है और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट है। कोई भी ऐसा फैक्ट
जो ना तो फैक्ट इन इशू है और ना ही वो रेलिवेंट फैक्ट है हमारे इस केस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रायल चल रहा है मर्डर का और उसमें ये फैक्ट कि जी फ़लाँ जो शख्स है वो जो है उसने इस कलर के कपड़े पहने हुए थे, या उस फ़लाँ दिन उसने ये खाया था नाश्ता, उसने ये किया था, ठीक है ना जी। या वो ये कि जी वो फ़लाँ शख्स जो है वो तो जो है वो गैम्बलिंग का आदी है, जुए का आदी है, ये एक इर्रेलिवेंट फैक्ट है। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये रेलिवेंट भी हो सकता है अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो और अगर वो ड्रगी हो और वो जुआ खेलता हो, तो जुआ भी एक जो है वो ऑफेंस के कमीशन में एक वजह बन सकता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा केस है जहाँ दूर परे से भी इसकी बात की रेलिवेंस नहीं बन रही, तो ये एक इर्रेलिवेंट फैक्ट है। हाँ, ये रेलिवेंट फैक्ट है कि जो मर्डर हुआ है इसके पीछे इंटेंशन क्या थी फ़लाँ शख्स की, क्या पहले से कोई राइवलरी चल रही थी, उस शख्स की प्रिपरेशन क्या थी, उसके पास वेपन्स कौन से थे, वो किस वक्त घर से निकला, वो कहाँ पे मौजूद था। तो ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। तो दो तरह के फैक्ट्स के बारे में ही एविडेंस जो है वो दी जा सकती है, फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। उसके बाद है जी आर्टिकल आपका 19, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस। अब रेलिवेंट फैक्ट्स की डेफिनेशन स्टार्ट हो गई कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट होंगे। नंबर 1 है जी फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट whether they occurred at the same time and place or at different times and places। ऐसे तमाम फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इशू तो नहीं हैं हमारे इस केस में, लेकिन वो फैक्ट्स हमारे फैक्ट इन इशू के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं, इस तरह से उनके साथ बंधे हुए हैं कि हम उन फैक्ट्स को अपने इस फैक्ट इन इशू के से अलग कर ही नहीं सकते, उनको सेग्रीगेट हम कर ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट ये दोनों सेम टाइम पे अकर हुए हों, सेम जगह पे अकर हुए हों, ठीक है ना जी। इनका टाइम ऑफ अकरेंस या प्लेस ऑफ अकरेंस भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वो फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स कंसीडर होंगे। अब इस बात की आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको हम एक एग्जांपल के हवाले से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating or so shortly before or after it as to form part of the transaction is a relevant fact। अब फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम, ए ने बी को इतना मारा कि उससे बी की डेथ हो गई। अब यहाँ पे ये बात कि जब ए बी को मार रहा था उस वक़्त ए मुंह से क्या कह रहा था, बातें क्या कर रहा था, या बी जवाबन क्या कह रहा था, या जो आसपास लोग मौजूद थे जो उनकी लड़ाई के मौके पे मौजूद थे, जिनके सामने वो वक़ूआ हो रहा था, उनका क्या रिएक्शन था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके वर्बल वर्ड्स क्या थे, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे, उनका रोल क्या था। तो ये तमाम चीज़ें, अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू तो ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है। दूसरा ये कि क्या बी की डेथ ए के मारने की वजह से हुई, कि वो जो क्लब के साथ डंडे के साथ उसको मार रहा था, पीट रहा था, क्या उसी वजह से उसकी डेथ हुई या उसकी डेथ किसी और वजह से, ये तो है फैक्ट इन इशू। लेकिन लोग क्या कह रहे थे, एक्यूज क्या कह रहा था, ठीक है ना जी, और जिसको मार पड़ रही थी वो क्या कह रहा था, ये तमाम चीज़ें हमारे उस फैक्ट इन इशू के साथ इस तरह से कनेक्टेड और रिलेटेड हैं कि ये सारे मिलके एक ही ट्रांजैक्शन बन रही है। लिहाजा ये फैक्ट्स जो हैं ये भी आपके रेलिवेंट फैक्ट्स कंसीडर होंगे और इनके हवाले से एविडेंस जो है वो
कोर्ट में रिकॉर्ड करवाई जा सकती है। इसके बाद है ये आपका आर्टिकल 20, फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स or facts in issue or which constitute the state of things under which they happened or which afforded an opportunity for the occurrence or transaction are relevant। इसी तरह से ऐसे तमाम facts which are providing occasion, cause or effect or which are providing sustainable and affordable opportunity for the occurrence of a fact in issue, जो fact in issue की occurrence को facilitate कर रहे हों, उसकी occurrence के लिए circumstances provide कर रहे हों, या ऐसे facts जो fact in issue को occasion मौका महल provide कर रहे हों, या उसको वजह provide कर रहे हों fact in issue की execution की, या fact in issue के होने की वजह से पैदा हो रहे हों, तो ऐसे तमाम facts जो हैं वो भी relevant facts consider होंगे। For example, the question is whether A robbed B। सवाल ये है, fact and issue ये है कि B की जो रॉबरी हुई है क्या वो A ने की है, क्या A ने B को लूटा है। अब यहाँ पे the facts that shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। अब यहाँ पे ये फैक्ट के बी जो है वो एक मेले में गया, एक फेयर में गया, और मेले में जहाँ भीड़ लगी हुई थी, हजूम था, वहाँ अपने दोस्तों के साथ जब वो खड़ा था तो वहाँ उसने अपने एक दोस्त को बताया कि मेरी पॉकेट में 10,000 या 50,000 रुपया है और मैंने ये गलती की है कि मैं यहाँ इतनी भीड़ में आके खड़ा हो गया हूँ। अब उसकी वो बात जो है वो एक थर्ड पर्सन ने सुन ली और उन्होंने उसकी रैकी की और जहाँ कोई सुनसान जगह आई वहाँ उन्होंने उससे रोक के वो रॉबरी की। तो यहाँ पे देखें फैक्ट इन इशू तो ये है कि क्या बी की रॉबरी ए ने की। अब वहाँ ना तो मेले में जाना जो है वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इस हवाले से रेलिवेंट है, ना उसका बताना, लेकिन यहाँ पे वो फैक्ट इन इशू की एग्जीक्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसका बताना। उसने बताया है तो थर्ड पार्टी ने सुना है तो उसने उसकी रैकी की है तो रॉबरी हुई है, ना वो बताता ना ये सारा काम होता। तो यहाँ उसका बताना जो है ये एक रेलिवेंट फैक्ट जो है वो बन गया। क्यों? क्योंकि उसने फैक्ट इन इशू की एग्जीक्यूशन के लिए ओकेजन प्रोवाइड किया, उसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। इसी तरह द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर बी मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट्स। इसी तरह से सवाल ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। अब यहाँ जहाँ जिस जगह पे लड़ाई हुई वहाँ पे जो निशानात हैं, जो ज़मीन पे धक्कम पेल के लड़ाई के, वो क्या हैं, कोई ब्लड शेड है, कोई बुलेट्स के खौल हैं, या जो भी वहाँ पे जो है वो रिकवर हुआ है, मिला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को, वो क्या है, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट इन इशू की एग्जीक्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी उसके ओकेजन को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 21। थैंक यू वेरी मच।